एंड देयर स्ट्रेंथ। तो एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, ऐसा हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। कितनी थ्योरीज पढ़ी थी आयनिक इक्विलिब्रियम में? एसिड बेस थ्योरीज, 3 थ्योरीज। वन इज आर्हेनियस, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, एंड थर्ड इज लुईस एसिड बेस थ्योरी। इसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी को कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। क्या थी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कोई बताएगा मुझे? कॉन्जुगेट एसिड बेस किसे कहते हैं और ये थ्योरी क्या कहती है? अगर एक एसिड Ha है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या लिखा जाएगा? A नेगेटिव, H प्लस कम कर दो और ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड वीक है, इफ दिस इज वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी कहती है। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है कहां पर? इन आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इन 3 थ्योरीज के बेस में सबसे पहले हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बात अगर कर रहे हैं तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनिक एज वेल। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक एसिड या बेस उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो एक कोई भी एसिड है हमारे पास, वीक एसिड या एसिड जिसकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो कौन सा बढ़िया एसिड कहलाता है? जो ज्यादा डिसोशिएट हो जाए, आयनाइज ज्यादा हो जाए, आयंस में कन्वर्जन जिसका ज्यादा हो। कन्वर्जन ज्यादा होगा तो H प्लस का अमाउंट ज्यादा देगा, तो इसका मतलब वो एसिड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। और कौन सा एसिड ज्यादा आयनाइज होगा, कौन सा कम आयनाइज होगा, ये हम कैसे बताएंगे? बाय इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, जैसे जैसे Ka की वैल्यू बढ़ेगी, Ka इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा। इक्विलिब्रियम मूव्स मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो Ka बढ़ा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। और ये भी हमें पता है pKa क्या लिखा जाता है? जस्ट लाइक pH, pKa को लिखते हैं माइनस लॉग Ka। तो अगर Ka की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब pKa की वैल्यू इट विल डिक्रीज। तो Ka वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। देखो ये बात समझ में आ रही है? कई बार हमसे Ka वैल्यू या pKa वैल्यू कंपेयर करा रहा होता है, क्या कहता है वो? Ka वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या pKa वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो फॉर गिवन एसिड्स। इसका मतलब हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। Ka की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगी? जो ज्यादा एसिडिक होगा। pKa वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी? जो कम एसिडिक होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। ओके। सेम देखो, अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, मान लो हमें कोई एक बेस गिवन है, AOH इज द बेस, ठीक है? तो इस बेस की अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट अगेन। अब हम देखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और Kb की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी आप बोलोगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। Kb वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब Pkb वैल्यू कम होगी। हम ऐसे बोले अगर Kb की वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
पीकेबी की वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये कुछ रिलेशंस हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं, यूज्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है इन डिसाइडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सपोज करो मेरे पास है वाटर, एल्कोहल, है ना, अमोनिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पर हमारे पास वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, एसिटाइलिन हो गया और इथीन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, देन हाउ यू विल रेस्पॉन्ड। जैसे तो एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको इससे याद रहेगा। वॉलिनी, वॉलिनी ट्यूब होता है दर्द निवारक, है ना, पेन किलर। तो W मीन्स वाटर, Al मीन्स एल्कोहल, A मीन्स एसिटाइलिन, N मतलब अमोनिया और E इथीन को बताता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर होगा, देन एल्कोहल, देन अमोनिया, देन एसिटाइलिन एंड देन इथीन, है ना। लेकिन हम ये ऑर्डर चेक कैसे कर पाएंगे कि हाँ यही ऑर्डर होना है। तो इसको चेक करने का तरीका, आप इनके बना लीजिए कॉन्जुगेट बेस। जैसे ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया था हमने, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो इन एसिड्स के हम बना देंगे कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट बेस वाटर का क्या होगा, H प्लस कम कर दो, OH नेगेटिव, ROH RO नेगेटिव, NH3 NH2 नेगेटिव, एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। ये बन गए इनके कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या वो बताया जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर का मैं एक रूल बता दूंगा आपको। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर शायद हमने पीछे भी कहीं पढ़ा हो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन। पढ़ा है कहीं पर हमने, यस सर, है ना। तो एक बार बस रिवीजन है उसका। तो यहां पर हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्प्रेड आउट होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन किस पर डिपेंड करता है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन अगर पढ़ रखा है तो बोलो। नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन is directly proportional to electronegativity if atoms are of same period and directly proportional to size if not of same period। अगर सेम पीरियड के नहीं होते तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखें बेसिक एटम कौन से हैं, कौन से एटम बेस का काम कर रहे हैं यहाँ। तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन O नेगेटिव, यहाँ पर भी O नेगेटिव, यहाँ N नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव। लेकिन ये तो कार्बन अलग अलग तरीके के, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है, sp एंड sp2। अब बोलो जरा कौन कौन से एटम हुए जो बेसिक बेस की तरह वर्क कर रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं कि नहीं, yes आर दीज थ्री ऑफ सेम पीरियड, यस दीज बिलोंग्स टू सेम पीरियड। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर ऑफ सेम पीरियड।
और अगर सेम पीरियड के हैं तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो नाउ लेट्स चेक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन। बोलो बच्चों। और ऑक्सीजन पर नेगेटिव दो जगह दिख रहा है, OH नेगेटिव और RO नेगेटिव। अब कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, O नेगेटिव RO वाला या फिर OH वाला। तब रोल में आएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे मान लो यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा बोला जाता है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा कि कम करेगा, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो इसका मतलब RO नेगेटिव वाला ऑक्सीजन इट इज मोर, इट कैन बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनर कंपेयर टू OH नेगेटिव। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो अगर RO नेगेटिव और OH नेगेटिव में बात करें तो कौन बढ़िया बेस हुआ, RO नेगेटिव, ये एक बढ़िया बेस हो गया। लेकिन इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ बाकी से ज्यादा होगी या कम होगी, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इनमें नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो इन दोनों का तो ऑर्डर ये रहा, बाकी इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी इन तीन से। अब इन तीन में यहां तो कार्बन पर नेगेटिव है और यहां नाइट्रोजन पर नेगेटिव है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आता है, लेकिन क्योंकि यहां पर परसेंटेज एज करेक्टर कितना हो गया है 50%, और परसेंटेज एज करेक्टर अगर बढ़ता है, या ऐसे बोल दो, परसेंटेज एज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात भी याद रखिए। तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो कार्बन वैसे तो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन sp एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। नाउ चेक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, NH2 नेगेटिव की। बच्चों नहीं आ रहा समझ में, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, यस सर। किसी को भी सर आ रही है। सर आ पता रही है नहीं सर, आशीष। सर मेरे पास नहीं हो रही है। अच्छा एक मिनट, मैं बंद करके वो खोल कर देखता हूँ, है ना। देखो बेटा अब हुई क्या शो, आशीष। नो सर। अभी भी नहीं हो रहा। नो सर। सर एक बार मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ एग्जिट होकर, क्या पता जब हो जाए। चलो ऐसा कर लो, चलो हम वेट करते हैं ना, फिर 2-3 मिनट वेट करते हैं, आप करो ये काम। हाँ बच्चों, बाकी किसी को कोई दिक्कत आ रही हो यहाँ तक पूछ ले। बस इतना याद रखना है, कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। अब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, हाँ बोलो बेटा।
सर इसमें बस मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा होती है sp वाले की, ऑक्सीजन से हाँ कम बेटा, होती है। बिल्कुल 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 स्पष्ट। बस केवल नाइट्रोजन के केस में इसको समझकर याद करना है। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी, कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं आपको, बॉल कर कर याद करना। और अभी देखो यहाँ पर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी कंपेयर टू NH2 नेगेटिव। लेकिन ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी और इससे भी कम होगी। तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन इसमें कम होगा, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। कशिश, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? सबसे ज्यादा बेसिक कौन रहा? बोलते जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, सबसे ज्यादा बेसिक ये रहा। उसके बाद NH2 नेगेटिव, आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन RO नेगेटिव, देन OH नेगेटिव। देखो ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब लगाओ कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर हो जाना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का? इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो? हाँ रिवर्स। इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया NH3, इसका कॉन्जुगेट एसिड रहा CH3CH, इसका रहा ROH और इसका रहा वाटर H2O, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा रिवर्स, लाइक दिस। इट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो यही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखा था, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे कैसे किस तरीके से हम देख रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी को। अब अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि इनके pK वैल्यू का ऑर्डर लिखो और K वैल्यू का ऑर्डर लिखो, तो वो क्या हो जाएगा? सर के का pKa एंड pK का रिवर्स होगा। करेक्ट, ये Ka ऑर्डर भी कहलाएगा। बट pKa ऑर्डर की बात अगर कर रहे हैं हम, तो क्योंकि pK अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। मतलब इट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, then ammonia, then CH triple bond CH, then ROH, then what? तो पेपर में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, pK ऑर्डर पूछ ले या Ka ऑर्डर पूछ ले। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड किन्हें कहते हैं? जहां सेंट्रल एटम एक नॉन मेटल हो, सेंट्रल एटम नॉन मेटल विद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके साथ एटलीस्ट वन OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड, एटलीस्ट वन OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक टू सेंट्रल एटम, तो उन्हें हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। अब ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे? जैसे अगर मैंने कुछ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड लिए, HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO4, इनमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? बुक्स में जो हम देखते हैं उसमें ये लिख देते हैं कि सेंट्रल एटम, देखो पहले तो सेंट्रल एटम की पहचान कैसे करेंगे?
सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो दिए हुए एटम्स में, वो सेंट्रल एटम कहलाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन इज सेंट्रल एटम। अब क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर बताओ जरा मुझे। HOCl में व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन? +1। नेगेटिव। नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, X मान लो इसको। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, हाइड्रोजन +1। इन तीनों का सम करो और किसके इक्वल कर दोगे? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड, दैट इज 0। X कितना आ जाएगा? +1। यस सर। सेम यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखो, तो वो आ जाएगा प्लस, निकालो। अच्छा चलो बताओ। कितना टाइम? +3 भाई, यहाँ +5 एंड हियर इट इज +7। तो याद रखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बढ़ा देता है सेंट्रल एटम की। ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ रही है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ। सर Am I right? सर इसमें हाँ, बोलो। पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ये जो डबल बॉन्ड वाले नहीं हैं। बेटा, कहाँ है पेरोक्साइड लिंकेज? ये बेटा सिंपल ऑक्सीजन है भाई। पेरोक्साइड तो बोलते हैं दो ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्डेड हो, ओके दैट सर। इज पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा अपनी साइड ज्यादा पुल करेगा, तो H+ का निकलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? दिस वन, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। ओके, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसमें एक और भी बात याद रखिएगा, हमेशा ये बात ठीक नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जितने टर्मिनल ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, दिस इज नोन एज टर्मिनल ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम के साथ जितने ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे, उस ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। रीजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल कर रहे हैं क्लोरीन से। जब ये ज्यादा पुल करेंगे क्लोरीन से, तो क्लोरीन कहां से पुल करेगा? ऑक्सीजन से, विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, और फाइनली हाइड्रोजन निकल जाएगा, या इसका निकलना आसान हो जाए। जैसे कुछ ऑक्सो एसिड लिख रहा हूं फास्फोरस के, H3PO2, H3PO3, H3PO4। इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के होते हैं इनके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है? तो ऑक्सो एसिड है, सेंट्रल एटम देखो, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। नॉन मेटल है सेंट्रल एटम, और यहाँ एक OH ग्रुप है, यहाँ 2 OH ग्रुप है, यहाँ पर 3 OH ग्रुप है, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर अगर टर्मिनल ऑक्सीजन देखोगे आप, तो तीनों के साथ कितनी कितनी है टर्मिनल ऑक्सीजन? एक एक, सिंगल सिंगल। और सिंगल सिंगल टर्मिनल ऑक्सीजन है, तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए तीनों की? बराबर। क्योंकि टर्मिनल ऑक्सीजन बढ़ रही होती तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट बराबर है। बाकी अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू देखोगे
तो आपको लगेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फास्फोरस का ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर पॉइंट टू पॉइंट भी कंपेयर किया जाए तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, सेम यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। मतलब नेक टू नेक फाइट करा दें तो ऑर्डर कुछ इस तरीके का मिल रहा है, अप्रॉक्स इक्वल। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट इक्वली एसिडिक बोलोगे इनको, बट अगर कंपेयर करा दिया जाए तो ऑर्डर थोड़ा रिवर्स हो जाता है। तो अब हमने इतने एग्जांपल्स के थ्रू ये देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिसाइड करने में मदद करते हैं, नॉट ऑलवेज बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हेल्प इन डिसाइडिंग electronic effects help in deciding acidic or basic strength order. In deciding acidic or basic strength order. कैसे? तो पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लाइक -R, -H और -I increases acidic strength, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एंड डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। अभी आपने देखा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी सेंट्रल एटम की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी सेंट्रल एटम की मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन खींचने वाली टेंडेंसी उसकी बढ़ रही थी, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बढ़ रहा था, तो हम बोल रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। सेम अगर हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है किसी ग्रुप पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लाइक +R, +H और +I, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमेशा इंक्रीज क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, एंड डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके, पहले इतनी बात हम थोड़ा सा याद कर लें कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे भी एप्लीकेबल है। बेटा जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर नहीं लगती, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस पर लगते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो वहीं पर आप इनको देखेंगे। लेकिन जो हमने ऑक्सो एसिड के करे थे वो तो इनऑर्गेनिक थे। बेटा तो उसमें हमने कोई इफेक्ट नहीं बोला था, वहां हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनऑर्गेनिक में भी बोल सकते हो आप, लेकिन वहां मैंने इंडक्टिव इफेक्ट कर तो नहीं बोला ना कुछ भी। यस सर। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में ही देख लें। तो बेसिक स्ट्रेंथ में मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है लाइक दिस, एक ये नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पायरिडीन वाली ले लेते हैं, पायरिडीन, और एक नाइट्रोजन हम ले लेते हैं RNH2, बल्कि R को भी CH3 ले लेते हैं, CH3NH2। तो यहां पर अगर इन तीन में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को देखेंगे। नाउ लेट्स चेक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले देखो इसको किस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस बोला जा रहा है।
तो 3 थ्योरी हमने पढ़ी थी, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी एंड लुईस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्योंकि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। और कौन सी थ्योरी कहती है कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है? लुईस। लुईस। According to Lewis theory, these all three nitrogen can act like base. अब कौन इजीली दे सकता है इलेक्ट्रॉन, कौन नहीं? How can we see that? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखते हैं। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर, भाई नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो नाइट्रोजन से अटैच्ड जो एटम्स हैं उनका नाइट्रोजन पर कैसा इफेक्ट लग रहा है वो चेक करना होगा। तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? यस सर। बोलो बच्चों। और अगर Yes, ये sir. रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये ज्यादा स्प्रेड आउट हो गए हैं। नाइट्रोजन लोन पेयर is more delocalized due to resonance. बोलो जी, क्या यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? बोलो। नो सर। पायरिडीन में लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व तो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो है ना, और एक एटम के एक ही ऑर्बिटल होगी जो इनके पैरेलल होगी एडजेसेंट एटम्स के, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन वाली हो गई। तो लोन पेयर वाली ऑर्बिटल जो होगी वो इस कार्बन की पाई ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं हो पाएगी। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सेम यहां पर देखो तो नाइट्रोजन के लोन पेयर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो पहली चीज तो ये कि यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है पायरॉल में। इन पायरॉल रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? कम। भाई यहां से नाइट्रोजन से लोन पेयर दूर जा रहे हैं ना, एक तरीके से -R इफेक्ट लग रहा है ना नाइट्रोजन पर। भाई नाइट्रोजन इस कार्बन पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है? +R। लेकिन अगर नाइट्रोजन पर इफेक्ट देखा जाए कार्बन का तो हम कैसा बोलेंगे? -R, क्योंकि इसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर कर दिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की कम हो जाएगी। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी मिली हमें? फर्स्ट की। अब सेकंड थर्ड में कंपेयर करें, तो सेकंड थर्ड में कंपेयर करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? sp2, जबकि इसकी क्या हो जाएगी? sp3। चेक कर बताओ मैंने सही लिखी है ना हाइब्रिडाइजेशन? sp2 एंड sp3। यस सर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 है तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कितना रहा? 33%। 33%। और यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कितना रहा? 25। 25%। More the percentage as character, more is the electronegativity. Percentage as character is directly proportional to electronegativity. तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही नाइट्रोजन की, तो इसमें नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी थर्ड से। इस पूरे डिस्कशन से फ्रॉम दिस एग्जांपल
हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या कंक्लूजन निकाले? सबसे पहला तो ये कि परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो, लोन पेयर which is present in hybrid orbital, lone pair which is present in hybrid orbital can form strong bond, hence more basic. वो लोन पेयर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, that can form a strong bond and can act as more basic atom. जैसे देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो लोन पेयर रखता था, यहाँ जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन का पार्ट है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते तो यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे। तो ये लोन पेयर कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन में या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो डीलोकलाइज ज्यादा है, डीलोकलाइज ज्यादा है इसका मतलब उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो लोन पेयर which is present in hybrid orbital can form strong bond, hence are more basic. ये बात याद रखिए। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ एनिलीन, यहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और RNH2 यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इन दोनों में मोर बेसिक कौन होगा? बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो जी। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एनिलीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल में है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है? अनहाइब्रिड। लोन पेयर इज इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो डीलोकलाइजेशन का पार्ट है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाएगी। ये लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो ये इजीली बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड इज सेड टू बी मोर बेसिक। तो अगर कोई पूछता है एनिलीन और एलिफेटिक अमीन, इनमें बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, तो क्या बोलोगे? एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन इज मोर बेसिक। चलो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और थोड़ा प्रोनाउंस करते हैं चीजों को। मान लो मेरे पास एनिलीन है, एक बार इसके नीचे मैंने लगा दिया है Cl ग्रुप, और Cl भी छोड़ दो आप, CH3 जोड़ दो, CH3 NH2 CHO NH2, यहाँ पर CH3 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 लगा देते हैं। इन तीन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा? आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। तो 3 1 2 3 1 2। क्यों थर्ड वन से ज्यादा क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे तीन वो मतलब बड़ी चेन है उसकी, तो वहां पे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक बात है। आपने कहा इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो प्लस I1 मान लें और इसका प्लस I2 मान लेते हैं, तो प्लस I2 इज मोर देन प्लस I1, राइट?
लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी, ये जो CH3 ग्रुप है ये इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट भी लगा रहा है, दैट इज प्लस H इफेक्ट। देखो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा रहा है कि नहीं? यस सर। भाई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कौन से ग्रुप लगाते हैं? जहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो एंड इट इज अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड पार्ट, कॉन्जुगेटेड पार्ट। तो देखो यहाँ पर CH बॉन्ड है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनसैचुरेटेड पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्लस H इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट ज्यादा तगड़ा बोला जाता है, हाइपर कंजुगेशन की इंडक्टिव? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। अब बताओ जरा फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन थर्ड। समझ आया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब? अब सेकंड वाले को देखो जरा, सेकंड में एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका इफेक्ट कैसा लग रहा है? -I। -I नहीं, आप I क्यों पहले देखते हो? रेजोनेंस देखा करो पहले, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देन इंडक्टिव। यहां पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा, -R। आपको मैंने -R के लिए क्या कंडीशंस बताई थी? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखो जरा हम लोगों ने क्या कंडीशंस लिखी हैं उसके लिए? बोलो बच्चों। जब बेंजीन से ऐसा एटम जुड़ा हो जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, तो उसका हमेशा कैसा इफेक्ट बोला जाता है? -R। एल्डिहाइड ग्रुप, इसका कार्बन अगर देखें तो कार्बन हैज नो लोन पेयर एंड इज अटैच्ड टू some electronegative atom via multiple bond, तो इसका इफेक्ट हमेशा कैसा रहेगा CHO का? -R इफेक्ट बोला जाएगा, -R इफेक्ट। और नेगेटिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि कम करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कम करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो सबसे कम बेसिक कौन सा रहा? सेकंड। नाउ दैट इज द आंसर। देखो यहाँ मैंने 4 अमीन्स लिखे हैं, 4, 1 2 3 4। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बतानी है, और द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। यहाँ पर कैसे देखेंगे भाई? नाइट्रोजन का लोन पेयर सभी केसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है सभी में, तो नो प्रॉब्लम हियर। अब हम देखेंगे इसके साथ अटैच जो ग्रुप्स हैं उनका कैसा इफेक्ट लग रहा है नाइट्रोजन पर।
तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्काइल ग्रुप, और इसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आए। सेकंड वाले में एक क्लोरीन भी प्रेजेंट है, और क्लोरीन का कैसा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आए। यहां आप देखोगे तो फिर क्लोरीन है, और इसका भी इफेक्ट कैसा, नेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर दो ब्रोमीन है, और दोनों का इफेक्ट कैसा, माइनस आई इफेक्ट। थोड़ा अलग अलग देखने के लिए इसको I1 इफेक्ट मान लेते हैं, इसको I2 मैग्नीट्यूड का मान लेते हैं, और ये I3 मैग्नीट्यूड के। अब बताइए जरा, कौन सा ज्यादा बेसिक होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर। विच शुड बी मोर बेसिक। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर प्लस आर इफेक्ट अगर लग रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है, देन प्लस एच, देन प्लस आई, उसके बाद कोई ग्रुप ही ना हो, किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ना लग रहा हो, फिर माइनस आई, माइनस एच और माइनस। ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का ऑर्डर है। बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का ऑर्डर आपको लिखाया था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, और रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा तगड़ा माना जाता है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से तगड़ा माना जाता है। तो इसलिए प्लस आर इफेक्ट अगर कोई ग्रुप लगा रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा देगा। देन प्लस एच, देन प्लस आई, उसके बाद माइनस आई, माइनस एच, माइनस आर। तो यहाँ देखो प्लस इफेक्ट तो सिर्फ फर्स्ट में लग रहा है ना एल्काइल ग्रुप का, बाकी सब में कैसे इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव। तो फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अब हम माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, हाउ यू विल चेक स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट। स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सही बात है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस होती है तब हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स शोइंग इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। और अगर नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम है, देन नेचर और टाइप ऑफ ग्रुप, दिस इज द ऑर्डर टू सी। तो अगर यहां देखें हम सेकंड और थर्ड में, तो नाइट्रोजन से अगर नंबरिंग करूं तो सेकंड कार्बन पर एक Cl है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, यहां पर वो थर्ड पर है, तो डिस्टेंस थर्ड वाले में ज्यादा होगी, जबकि सेकंड वाले में डिस्टेंस कम है ना। तो सेकंड और थर्ड में किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, सेकंड में, बिकॉज ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। तो सेकंड माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकंड से, थर्ड की ज्यादा होगी सेकंड से, नो डाउट। अब फोर्थ वाले को देखें जरा, फोर्थ को सेकंड से कंपेयर कर लेते हैं, या थर्ड से कंपेयर करें, सेकंड से कंपेयर करो, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है ना। देखो यहां पर भी सेकंड कार्बन पर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर सेकंड पर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप था, क्लोरीन। लेकिन यहाँ क्लोरीन है या ब्रोमीन है, पहले हम टाइप ऑफ ग्रुप देखेंगे, नेचर ऑफ ग्रुप देखेंगे, या हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ ग्रुप कहाँ ज्यादा है, फोर्थ में, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा बोला जाएगा। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा बोला जाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बोलो और कम हो जाएगी। तो ये होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर।
तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, थोड़ा सा समझते हैं इसको। हाँ, अरेंज फॉलोइंग amines in increasing basic strength order. Number 1, CH3 NH2, CH3 NHCH3, CH3 NCH3 CH in gaseous phase. Second, CH3 NH2, CH3 NHCH3, CH3 NCH3 CH3 in aqueous phase. In aqueous phase. क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 12th की प्रॉब्लम है, और यहाँ मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए ली है कि आपको ये समझा सकूं कि केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के थ्रू हम कभी भी ऑर्डर्स को परफेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि वहां कुछ और भी इफेक्ट्स देखने में मिल जाते हैं, या कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में देखें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इन गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में हम सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देख लेते हैं, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे यहाँ पर देखो CH3 है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी 2 CH3 ग्रुप हैं, दोनों का प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ 3 CH3 ग्रुप हैं और तीनों का कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आई। तो कहां पर नेट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया नाइट्रोजन पर? थर्ड वाले में, दैट इज 3 डिग्री अमीन, और ये कैसा है? 2 डिग्री अमीन, और ये है 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, वो 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। बट अगर हम बात करते हैं इन एक्वस फेज, तो आप जो ऑर्डर अभी ऊपर बोल रहे थे वो यहाँ पर ठीक नहीं होता। यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर मिला, दैट इज 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। दैट्स द आंसर। अब इस आंसर को समझने के लिए कि पहले तो 3 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक हो रहा था, यहाँ 3 डिग्री वाला क्या हो रहा है? लीस्ट बेसिक। ऐसा क्यों हो रहा है? Here 3 degree is least basic in aqueous phase, while here in gaseous phase it is more basic. चलो तलाशते हैं रीजन। ये नोट कर लो बच्चों, फिर बताना मुझे, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। डिलीट मतलब रब कर दूंगा। सर हो गया। ओके, देखो जरा एक्सप्लेनेशन इसका। CH3NH2 ये पहला अमीन, सेकेंड अमीन इज 2 CH3 ग्रुप लगे हैं 2 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री। One degree, 2 degree, and it is 3 degree. तो अगर हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बात करें, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखें हम, और उसके थ्रू हम जजमेंट लें कि कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा?
3 डिग्री क्योंकि मोर इंडक्टिव इफेक्ट है वहां पर, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। एक फैक्टर आता है इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन से भी पहले ले लेते हैं स्टेरिक इफेक्ट। हम लोगों ने स्टेरिक इफेक्ट पहले भी पढ़ा है। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। जैसे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है तभी तो बेस कहला रहा है। नाइट्रोजन लोन पेयर देगा किसी को तभी तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन मान लो वो लोन पेयर लेने वाला कोई भी एक्स एटम है, तो क्या एक्स एटम इस नाइट्रोजन तक आसानी से अप्रोच कर पाएगा? नो सर, या फिर ये एक्स इस नाइट्रोजन पे आसानी से अप्रोच कर लेगा? सेकंड वाले में ज्यादा ही। सेकंड वाले पर इजीली अप्रोच कर लेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर 3 बल्की ग्रुप्स हैं और ये बल्की ग्रुप इस इनकमिंग एक्स पर एक रिपल्शन फोर्स कॉज करेंगे, दैट इज सेड टू बी स्टेरिक इफेक्ट। तो यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहां पर सिर्फ 2 का और यहां सिर्फ 1 का। तो कहां पर एक्स आसानी से जाके लोन पेयर ले सकता है? 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री से लोन पेयर लेना एक्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, अगर हम स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का, तो 1 डिग्री इज मोर बेसिक, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। यहां एक और इफेक्ट देखने को मिलता है एंड दैट इफेक्ट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, हमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कहां बताना था? जब इसको वाटर में डाल दिया तब कंपेयर करना था बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक स्ट्रेंथ। तो जब इसको वाटर में डालोगे तो ये वाटर से H+ ले लेगा। भाई अमीन क्या करता है? वाटर से H+ ले लेता है और वो इस तरीके से आयन बना लेता है, अमोनियम आयन। जानते ही हो, आपको पता है अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट टेक्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो सेम 1 डिग्री अमीन क्या बना देगी? CH3 NH3 पॉजिटिव। 2 डिग्री अमीन क्या बना देगी? CH3 NH CH3 पॉजिटिव। और 3 डिग्री क्या बना देगी? दिस H पॉजिटिव। इस तरीके से आयन बन जाएंगे इन वाटर सॉल्वेशन के बाद। और फिर आप देखो यहां पर, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है आयन, तो वाटर के ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या बना रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे कहते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। बोलो कहां पर ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है? 1 डिग्री में, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में? 1 डिग्री। 1 डिग्री में सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है। सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएट हो रहे हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो एनर्जी निकलेगी ना। भाई हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी किसे बोलते हो? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है जब आयंस के साथ, तो जो एनर्जी निकलती है वो सॉल्वेशन एनर्जी होती है। तो अगर मैं पूछूं इन तीनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सॉल्वेटेड आयंस, इनमें किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? तो आप किसकी एनर्जी सबसे कम बोलोगे? थर्ड वन। क्यों भाई? जितनी ज्यादा बॉन्ड बनेगी उतनी एनर्जी कम हो रही है ना। बॉन्ड बनने में एनर्जी कम हो जाती है। तो कहां पर ज्यादा बॉन्ड्स बन रही हैं? कौन सा अमोनियम आयन ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है वाटर के साथ? 1 डिग्री वाला ना। तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो गई और जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। इज दैट राइट? जो ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से बनेगा। इसका मतलब 1 डिग्री अमीन आसानी से H+ लेकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज दिस आयन इज मोर स्टेबल।
और अगर ये आसानी से H+ ले रहा है तो इसका मतलब इट इज मोर बेसिक कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन। इसमें एक पॉइंट नोट कर सकते हो और वो आगे बहुत काम आएगा आपके। मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, more stable the intermediate, more easily it will form. Very important statement, आगे कई जगह ये बोला जाएगा और आपको बार बार ये बात समझनी होगी। जैसे इंटरमीडिएट किसे बोलते हैं? जैसे 1 डिग्री अमीन था, वाटर में डाला, उसने H+ लेकर ये आयन बनाया। Now this ion is more stable due to this solvation. So this intermediate is more stable compared to other intermediates from 2 degree and 3 degree amines. तो more stable the intermediate, more easily it will form. यानी कि 1 डिग्री अमीन आसानी से H+ लेकर ये इंटरमीडिएट बनाएगा। तो 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई कंपेयर टू 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कुछ ऐसा आ रहा है, स्टेरिक इफेक्ट के कारण ऑर्डर कुछ ऐसा आ रहा है, सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण ऑर्डर कुछ ऐसा मिल रहा है। इफेक्ट तो तीनों ही लग रहे हैं ना, ये तीनों इफेक्ट लग रहे हैं ना इन तीन पर, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स पर। यस सर। तो बोलो अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे जज करोगे? क्या सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है, लेकिन बाकी दो इफेक्ट्स में 3 डिग्री लीस्ट बेसिक होगा, है ना? क्या केवल स्टेरिक इफेक्ट से देख सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं देख सकते, सॉल्वेशन से भी नहीं देख सकते अकेले। तो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा जाएगा। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें कैसे पता चलेगा? क्यूमुलेटिव इफेक्ट सीन बाय या सीन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम बता पाते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या मिलेगा हमें? 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। एल्काइल अमीन्स में हमेशा ये ऑर्डर रहे 2 डिग्री, 1 डिग्री देन 3 डिग्री, ऐसा भी नहीं होता। दिस इज ट्रू फॉर मैथिल अमीन्स, जहां पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मैथिल है। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप बदल दूं तो ये ऑर्डर भी बदल जाता है। और हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सिर्फ 2 तरीके के मैथिल ग्रुप्स के याद रखते हैं, मैथिल अमीन्स एंड सेकंड इज एथिल अमीन्स। तो इतना नोट कर लो, फिर वो चीज लिखा देते हैं आपको, एंड दैट यू हैव टू लर्न। मिटा दूं बच्चों इसको? Yes, sir. Yes. To remember, basic strength order of methylamines. टू डिग्री सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन
3 डिग्री। ठीक है, अमोनिया उसके बाद आता है। अमोनिया को भी लिखना चाहो तो लिख लोगे इसमें आप। ये मेथिलामीन नहीं, अमोनिया है, इसको कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एथिलामीन। टू डिग्री सबसे ज्यादा, देन 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, तो 3 डिग्री वाला उसके बाद आ जाता है, देन 1 डिग्री, एंड देन अमोनिया। नाउ दैट ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा 2 डिग्री वाला ज्यादा होगा दोनों में, और उसके बाद 1 डिग्री और 3 डिग्री बचते हैं, 1 और 3। 1 और 3 इसके आगे हमें लिखना है, आगे लिखेंगे 13 छोटा नंबर हो गया और 31 बड़ा नंबर हो गया। तो बड़ा नंबर कब? बड़े ग्रुप के साथ में, छोटा नंबर कब? छोटे ग्रुप के साथ। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें से एथिलीन्स वाला सिर्फ एक्वस फेस के है ना? हाँ बेटा, ये दोनों एक्वस फेज के लिए है। ओके अगर हम गैसियस फेज में बात करेंगे तो इसमें भी ऑर्डर वही होगा, 3 डिग्री वाला ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके सर। मिटा दूं? वही क्वेश्चन देते हैं, अब तक हमने जितना समझा है चीजों को, उसके बेस पर आप आंसर करने की कोशिश करें। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH2 NH2, second compound is NH double bond C NH2 CH3, third compound is इसे बोलते हैं ग्वानिडीन, कॉमन नेम है इसका। इन तीन की बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। ओके, टेक योर टाइम, यू हैव 2 minutes टू आंसर। देखें आप क्या सोच पाते हैं। और कोई हमें एक्वस फेज नहीं सोचना, एक्वस फेज नहीं सोचना, ठीक है ना? फिर उसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो 3 to 1 थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। कैन यू एक्सप्लेन? फिर थर्ड में सबसे ज्यादा रेजोनेंस लगेगा +R। थर्ड में सबसे ज्यादा रेजोनेंस लगेगा, दैट इज +R। ओके,
और सेकंड में थोड़ा कम हो गया, प्लस आर और प्लस एच। प्लस आर और प्लस एच। ओके, और यहाँ पर सर यहाँ पे बस आई इफेक्ट लगेगा। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगा, प्लस आई इफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, तो कैसे हमें चेक करना है इनमें कि कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन कम बेसिक होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इन दो नाइट्रोजन में विच इज सेड टू बी मोर बेसिक। एक ये नाइट्रोजन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, एक वो नाइट्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। दोनों में ज्यादा बेसिक कौन? सर डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि उसका परसेंटेज एस करेक्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2। व्हाई? भाई ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है कि नहीं? यस सर। और अगर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में माने जाएंगे। तो इस नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड ही तो है, लोन पेयर तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट ही नहीं कर सकते। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सेम यहां पर देखोगे तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 अगेन। यस सर। है ना, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसके लोन पेयर कहाँ है? लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, जबकि इसके लोन पेयर कहाँ है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें देन दिस नाइट्रोजन इज सेड टू बी मोर बेसिक। अब अगर ये बेसिक ज्यादा है तो ये H प्लस लेगी और H प्लस इसको दे दो, H प्लस इस पर ऐड करा दो और फिर देखो क्या बनता है। ये बनेगा इंटरमीडिएट। मैंने आपसे कहा था ना, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट मोर इजिली इट विल फॉर्म। ये एक स्टेटमेंट आया था हमारा आपका। यस सर। अब ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस, और इसका अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी में दोनों इक्वल होंगे एनर्जी वाइज। तो इसको क्या बोलेंगे? इट फॉर्म टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट मतलब सेम एनर्जी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो इसका बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा, ये आसानी से H प्लस ले लेगा। अब सेकंड को अगर कंपेयर करूं थर्ड से, सेकंड को कंपेयर करें थर्ड से, तो थर्ड में भी हमें देखना पड़ेगा इसका इंटरमीडिएट। थर्ड में भी बेसिक नाइट्रोजन एटम कौन? दिस, क्योंकि इसके नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और जब इसका इंटरमीडिएट आप बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? लाइक दिस। और इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल इट फॉर्म? तो 3। 3। इट फॉर्म 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बनाकर देखिए सभी लोग। ये ऊपर वाला बना रहा था 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नीचे वाला क्या बना रहा है? ग्वानिडीन 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल रहा? ग्वानिडीन का कि सेकंड वाले का? सर ग्वानिडीन का। ग्वानिडीन। तो ग्वानिडीन H प्लस आसानी से गेन कर लेगा या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। ग्वानिडीन। अरे
जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से बनेगा ना इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है, H+ लेकर। ओके तो सर। ग्वानिडीन ही तो H+ आसानी से लेगा। यस सर। तो ग्वानिडीन अगर H+ आसानी से गेन कर रहा है तो इसका मतलब ग्वानिडीन इज मोर बेसिक। तो कितने भी अमीन्स ले लीजिए, कोई भी अमीन ले लीजिए, ग्वानिडीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो किसी भी अमीन से ज्यादा होता है। इन ऑल अमीन्स ग्वानिडीन इज हाईली बेसिक। तो थर्ड आपने बोला ज्यादा बेसिक होगा, आप एकदम ठीक हो। उसके बाद सेकंड होगा क्योंकि उसका इंटरमीडिएट तो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट इंटरमीडिएट। देखो फर्स्ट का जो इंटरमीडिएट बनाओगे वो ये बनाओगे, और ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा ना। तो यू हैव गिवन करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब इसको समझाने का तरीका एक आपने बताया, एक मैंने आपको समझाया, तो दोनों बेस पर आप सोच सकते हो। ठीक है बच्चों। यस सर। सर हमारा नेक्स्ट मंडे फेस टेस्ट होना है, तो सर उसमें केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होगा? नेक्स्ट मंडे फेस टेस्ट होना है, अभी हुआ नहीं सर, नहीं। फेस टेस्ट नहीं, FPMT। FPMT होना है। FPMT में आइसोमेरिज्म दे दूं आपको? सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी दे दीजिए। आइसोमेरिज्म प्लस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यस ठीक सर। है। ठीक है, मतलब जीओसी में हमने जितना पढ़ लिया है उसके बेस पे पेपर बना दूं। ओके सर। देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन, या चलो इसको बाद में ही बताऊं, रह जाएगा, 5 मिनट तो बचे हमारे पास। ठीक है बच्चों, कुछ अगर डाउट आ रहा हो, आप क्लियर करना चाहते हो तो आप पूछ लो मेरे से। वी हैव 5 to 10 minutes। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो आपका। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे हम जैसे आपने कहा था कि जब हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर अगर नाइट्रोजन का वो ले रहे तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, हमने जैसे sp3 की जगह sp2 लिया था अभी वाले में। बिल्कुल सही बात है। सर तो हमें कैसे पता कि सर अगर जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp2 ली तो सर हमें कैसे पता कि वो कौन से कहते हैं सर, कौन सा ऑर्बिटल में होगा, पैरेलल में होगा या परपेंडिकुलर वाले में होगा? इस बात में थोड़ा कंफ्यूजन है तो सर। जैसे अभी आप, चलो हम चेक करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास ये स्टेट है जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ 2 नाइट्रोजन है ना, यस और सर। दोनों पर लोन पेयर है। यस सर। अब क्या इसमें कंफ्यूजन आ रहा है आपको ये चेक करने में कि किसका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और किसका नहीं? यस सर। तो क्यों आ रहा है कंफ्यूजन? पहले तो ये देखो, हमें क्या ढूंढना होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर रेजोनेंस यस सर। ढूंढना होता है ना। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यहाँ देखो एक पाई बॉन्ड बन रही है कार्बन नाइट्रोजन के बीच, यस सर। और पाई बॉन्ड तो तभी बनेगी जब इन दोनों के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो पैरेलल, उसी में तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तब ये पाई बॉन्ड बनेगी ना। यस सर। तो अगर पहले से इलेक्ट्रॉन या एक ऑर्बिटल कार्बन की एक ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना रही है, यानी कि पैरेलल p ऑर्बिटल्स है, तो लोन पेयर जिस p ऑर्बिटल में होगा क्या वो भी इस ऑर्बिटल के पैरेलल हो सकती है? नो सर। नहीं, क्योंकि एक ही एटम की 2 ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली पैरेलल। यस एक सर। एटम की 2 p ऑर्बिटल एक साथ पैरेलल नहीं हो सकती। यस सर।
तो यहाँ पर लोन पेयर क्या होगा इसका, इस नाइट्रोजन का, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में? सर हाइब्रिड। नव्या बात समझ आ रही है ना? यस सर। ये इस तरीके से शॉर्ट में याद रख लो, एक एटम सिर्फ एक ही बार पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। अब इस नाइट्रोजन ने पहले से जो पाई बॉन्ड थी नाइट्रोजन की, वो वाले पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर रखे, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी लोन पेयर कहाँ होगा? लोन पेयर इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जरा चेक करो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, यहाँ पीपी ऑर्बिटल आ गई। इस नाइट्रोजन की भी तो एक पी ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, उसे मैं इसके पैरेलल नहीं कर सकता? यस सर। कर सकता हूं भाई, सिग्मा बॉन्ड ही तो है, रोटेशन पॉसिबल। इसको ऐसे रोटेट करेंगे कि ये पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन की इसके पैरेलल आ जाए। यस और जब पैरेलल आ गई तो अब ये इस ऑर्बिटल में लोन पेयर थे, नाउ दे आर इन्वॉल्वड इन डीलोकलाइजेशन। यस तो सर। इसको क्या हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में मानेंगे? नो सर। नहीं, हियर लोन पेयर इज इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके सर समझ आ गया। बाकी आज स्क्रीन क्लियर नहीं होगी आपको, नेटवर्क इशू था, नेक्स्ट टाइम देखते हैं और बेटर आता है। ठीक है बच्चों, इतना रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट टर्न पर इसको एक बार फिर ले लेंगे। डाउट को सिर्फ, है ना, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, ओके थैंक यू सर। थैंक Thank ओके you. जी, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर।